हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिका पुस्तक जो मैक्सनीज ने लिखी थी उसके बारे में विस्तार से कि मैक्सनीज ने इंडिका पुस्तक में क्या लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो मैक्सनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने जो अपनी आंखों से देखा था उस सबको अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबंद किया है कि उसमें लिखा है कि उस टाइम कैसे शासन था, कैसे राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी। तो हम उसको विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेहनत करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैक्सनीज का जन्म कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि हम पहले उसके पढ़ेंगे ना कि उसका बायोडाटा कब हुआ था, उसका जन्म। ठीक है, तो मैक्सनीज का जन्म कब हुआ था? 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 350 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? पूर्व में एशिया माइनर, जो पूर्व में एशिया माइनर जो आधुनिक तुर्की पड़ता है वहां पर मैक्सनीज का जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं कि वो कौन था, जो मैक्सनीज था वो कौन था? वो फारस तथा बेबीलोन शासक सेल्यूकियस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, मैक्सनीज का जन्म कब हुआ था? 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पूर्व में एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में हुआ था उसका जन्म, और वह फारस तथा बेबीलोन शासक सेल्यूकियस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, और सेल्यूकियस निकेटर कौन था? वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर के बाद सेल्यूकियस निकेटर आया था। ठीक है, और सेल्यूकियस निकेटर का राजदूत मैक्सनीज था। ठीक है, जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, कौन आया था? मैक्सनीज आया था। आगे हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की स्थिति का वर्णन किया है और मौर्य वंश के समय वहां का शासन कैसा था उसको अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबंद किया है। ठीक है, लेकिन यह ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, पर उस इंडिका में वर्णित बातों को लेखक के रूप में आगे J.W. मैक्रिंडल ने नई इंडिका का रूप दिया है। ठीक है, जो उस इंडिका में वर्णित थी बातों को आगे इतिहासकारों ने, लेखकों ने अपने मतलब कि अपने विचारों के द्वारा उसको प्रकट किया है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अन्य लेखक डायोडोरस सिकुलस, स्ट्राबो, पलिनी तथा एरियन, ठीक है, आगे अपनी पुस्तक में उन बातों की चर्चा की है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैक्सनीज पुस्तक अब नहीं है, लेकिन उसको आगे अन्य लेखकों ने, अन्य इतिहासकारों ने उसको, जो उस पुस्तक में बातें लिखी हुई थी उसको लिखा है। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इंडिका में भारत का क्या नाम लिखा था। तो इंडिका में भारत का नाम जम्बू द्वीप लिखा था। क्या लिखा था? जम्बू द्वीप इंडिका में भारत का नाम लिखा था। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्सनीज उस समय के जम्बू द्वीप या भारत की सीमाओं के बारे में बताता है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत की सीमाओं के बारे में कि इस देश का आकार चौकोर है, पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा समंदर से लगती है, उत्तर में हिमोदोस यानी बर्फ का देश है, मीन्स हिमालय है, पश्चिम में सिंध का दरिया है पाकिस्तान के पास। ठीक है, और दरिया के दूसरी ओर जहां पर अफगानिस्तान और ईरान का इलाका पड़ता है दूसरी ओर आर्यव्रत देश है। ठीक है, और जहां से पानी बहकर पानी भारत की ओर आता है या पानी मैदानों, भारत के मैदानों की ओर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्यव्रत का यूज हुआ है। कुछ इतिहासकार हमारे इंडिया को भी, भारत को भी आर्यव्रत मानते हैं, लेकिन उस समय मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्यव्रत अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली साइड का इलाका है। ठीक है, तो हम वहां पर आर्यव्रत, मैक्सनीज ने वहां का इलाके के बारे में लिखा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे हम पढ़ते हैं कि इस देश में बड़े बड़े पर्वत हैं और विशाल मैदान भी हैं। यहाँ के
के हाथी बहुत ताकतवर हैं, जिन्हें पकड़कर सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और हाथियों के कारण यहाँ के राजा आसानी से युद्ध जीत लेते हैं। यहाँ के लोग लंबी कद काठी के हैं, इसी कारण से वे अन्य लोगों से अलग पहचाने जाते हैं। यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ अकाल नहीं पड़ता। यहाँ पर हल जोतने वाले लोगों को पवित्र मनुष्य माना जाता है। भारत के दुश्मन देश का राजा भी हमला करते समय न तो फसल बर्बाद करता है, न ही किसी किसान को चोट पहुंचाता है। और यहाँ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को उत्तम पानी, यहाँ पे पानी मैं वर्ड भूल गई लिखना, मतलब कि मिसिंग हो गया, लिखा तो था मैंने, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोगों को उत्तम पानी पीने को मिलता है और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है। तो ये सब कुछ इंडिका पुस्तक में लिखा हुआ है। भारत के बारे में उसने बताया है, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की सीमाओं के बारे में, यहाँ के जलवायु वातावरण के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं कि इंडिका पुस्तक में सामाजिक स्थिति के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखता है इंडिका पुस्तक में मैक्सनिज सामाजिक स्थिति उसके अनुसार, मतलब कि मैक्सनिज के अनुसार सेंड्रोकोटस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश जारी किए हैं कि किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। दास प्रथा उस टाइम प्रचलित नहीं थी। यहां से हमें क्लियर होता है। ठीक है, सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, एक क्लास भी है, आप चेक कर सकते हो, उसमें इस चीज की सारी जानकारी आपको मिली हुई है। यहाँ से जो सेंड्रोकोटस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैंने वीडियो के लास्ट पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप प्लीज, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो आगे अब इससे हमें पता चलता है कि दास प्रथा उस समय नहीं थी। आगे हम बढ़ते हैं कि उस समय जो समाज था 7 भागों में विभाजित था। हम उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं कि 7 भाग कौन से थे। ठीक है, दार्शनिक, यह समाज के ज्ञानी व्यक्ति थे और समाज में ज्यादा मान सम्मान इन्हीं का था। यह लोग दार्शनिक बोता को अपना आदर्श मानते थे। यहाँ पर दार्शनिक बोता का संबंध बुद्ध से है। ठीक है बच्चों, को अपना आदर्श मानते थे और उसी का ही गुणगान करते थे, कि मीन्स की बौद्ध धर्म का ही गुणगान करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं किसान। यह लोग खेती का काम करते थे। ठीक है, यह लोग खेती का काम करते थे, जिन्हें दार्शनिक के बाद समाज में पवित्र माना जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चारवाहे जो पशुओं को चराते थे, और ये लोग गांव में तंबू के, मतलब कि गांव के बाहर तंबू लगाकर रहते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कारीगर। ठीक है, इनसे राजा कर नहीं लेता था, बल्कि जीवन यापन के लिए भत्ता देता था, क्योंकि यह युद्ध के समय हथियार बनाते थे। क्लियर आपको? 5th करते हैं सैनिक। इनकी संख्या किसानों के बाद सबसे ज्यादा थी। ठीक है, आगे हम करते हैं निरीक्षक। इनका काम महत्वपूर्ण घटना की जानकारी राजा को देना होता था। क्लियर आपको? आगे हम करते हैं पंच। यह समाज का सबसे छोटा समूह था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इसी समूह का था, क्योंकि राजा के सलाहकार इसी समूह से चुने जाते थे। हमें पता लग गया कि चंद्रगुप्त मौर्य में समाज 7 भागों में विभाजित था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्सनिज ने अपनी पुस्तक में वर्ण व्यवस्था और समाज में छुआछूत का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, उस समय वर्ण व्यवस्था, जाति कोई भी नहीं थी, छुआछूत भी कुछ भी नहीं था, उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो मैक्सनिज अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र का भी वर्णन करते हुए कहता है कि मैक्सनिज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीबोता के नाम से संबोधित किया है। पाटलिपुत्र को पोलीबोता के नाम से संबोधित किया है। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। ठीक है, एवं इसी नगर के मकान जो हैं वह लकड़ी के बने हुए हैं, और यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र नगर की चौड़ाई 2.25 मील और लंबाई 9.5 मील है। ठीक है,
पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं और उन दीवारों में 64 द्वार बने हुए हैं और 570 दुर्ग बने हुए हैं। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ियों के प्राचीर बने हुए हैं, जिनके भीतर में तीर छोड़ने के स्थान बनाए गए हैं। क्या बने हुए हैं? लकड़ियों के प्राचीर बने हुए हैं, जिनके भीतर में तीर छोड़ने के सामान बनाए गए हैं। और एक लाइन मैं यहाँ पर लिखना भूल गई कि जो दुर्ग बने हुए थे उसके बाहर गहरी खाई बनी हुई है, जहाँ पर जो शहर का जो पाटलिपुत्र का था गंदा नाला, गंदा पानी जाता था। ठीक है, तो ये भी था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्य जो शासन थे सैनिकों के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्य शासन में सैनिकों को राजकोष से नकद के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, आगे हम सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य शासन में सैनिकों को राजकोष से नकद के रूप में वेतन दिया जाता था। सेना के कार्य में राजा स्वयं रुचि रखते थे। वैसे तो राजा अपना समय अपने भवन में ही बिताते थे, लेकिन प्रजा की रक्षा और सेवा के लिए शासक प्रजा के बीच में रहता था। ठीक है, शासक प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और सेवा प्रेमी था। यहाँ पर हमें सैनिकों के बारे में और उसकी जो शासक था वो उसकी न्यायपूर्ण था उसके बारे में पता लगता है। आगे हम पढ़ते हैं कि राजा का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में उपस्थित था एवं उत्थान इतना मनोहर था कि राजा के उत्थान में मतलब कि बाग में काफी प्रकार के पेड़ लगाए गए थे, जिसमें देशी तथा विदेशी प्रकार के पेड़ भी शामिल थे। इन पेड़ों को राजा दूर दूर जगह से मंगवाते थे और अपने बाग को मनोहर बनाते थे। मतलब कि उस टाइम बागबानी भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि राजा के भवन में मोर एवं मछलियों का पालन होता था। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्य से भरपूर था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मौर्य शासन में खूब शांति थी। अपराध तो न के बराबर था। इन सारी बातों का वर्णन मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि उसकी सेना के बारे में हम और पढ़ते हैं। पहले तो हमें राजकोष से धन जाता था, हमने पढ़ लिया। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सेना किन किन भागों में विभाजित थी। ठीक है, मैक्सनीज के अनुसार सेना प्रबंधन के लिए 30 अधिकारी नियुक्त थे। ठीक है, जो 5-5 की टुकड़ी में 6 भागों में विभाजित थे। ठीक है, मैक्सनीज के अनुसार सेना प्रबंधन के लिए 30 अधिकारी नियुक्त थे, जो 5-5 की टुकड़ी में 6 भागों में विभाजित थे। पहला विभाग नौसेना का था, दूसरा विभाग सेना को रसद पहुंचाता था और परिवहन आदि का कार्य संभालता था। तीसरा विभाग पैदल सेना का था, चौथा विभाग घुड़सवार का था, पांचवा विभाग युद्ध रथों का था, छठा विभाग हाथियों से संबंधित था। आगे हम पढ़ते हैं, पैदल सेना का हथियार तीर कमान था। पैदल सेना का जो हथियार था वो कौन था? तीर कमान था। यह कमानें सेना के कद के बराबर होती थी। पैदल सेना के पास 3 हाथ लंबी एक तलवार भी होती थी। घुड़सवार 2 परछे और एक छोटी डाल रखते थे। क्लियर आपको? यहाँ पर हमने उनकी सेना के बारे में पढ़ा कि उनकी सेना 6 भागों में विभाजित थी, कैसे थी, वो अपने हाथों में क्या रखते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि राजा सेंड्रोकोटस मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अगर कोई भी व्यक्ति झूठी गवाही देता था तो उसका अंग काट दिया जाता था। ठीक है, कोई भी झूठी गवाही देता था उसका अंग काट दिया जाता था, और जो कोई किसी का अंग को भंग करता था तो उसी का वही अंग काट दिया जाता था। समझ आई आपको कि उस समय न्यायपूर्ण था और शांति थी। अगर ऐसी सजा होगी तो कोई भी अपराध करने से बचेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी कारीगर का हाथ काट दे, तोड़ दे या उसकी आंख को भंग कर देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। क्लियर आपको? आगे हम करते हैं कि मैक्सनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। ब्राह्मण जो साधु थे उनकी प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस
तथा हेराकलिज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। ठीक है, जो भी डियोनियस था और हेराकलिज था, उसका तात्पर्य शिव और कृष्ण की पूजा से है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि आगे हमने अब सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, हमने मेन पॉइंट ले लिए इंडिका पुस्तक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमने ले लिया इंडिका पुस्तक के बारे में मेन पॉइंट। तो हमें अब एक चीज नहीं पता लगी कि जो मैक्सनीज की पुस्तक थी इंडिका में, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के बारे में कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिला है। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा, मेन पॉइंट लेके आए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी थी वहाँ की, हमें पता लग गया कि इतना कुछ वर्णन नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति वहाँ की अच्छी थी। जो भी राजा था वो अपना पूरन देता था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, न्याय, क्योंकि वो न्यायप्रति था और वो अपनी जनता का ख्याल रखता था, जनता के हिसाब से काम करता था। ठीक है, तो उस समय आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं कि अब मैक्सनीज की पुस्तक में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो भी है, इनके बारे में उल्लेख नहीं है। ठीक है, और हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी 6th क्लास में एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसमें हमें पता लगता है कि जो मौर्य साम्राज्य है तो चाणक्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। लेकिन मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका में ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। लेकिन जिससे हमारा जो भी, अगर हम मानते हैं कि चंद्रगुप्त कौटिल्य उस समय नहीं था, तो हमारा जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो क्या है, नजरिया हमारा बदल जाएगा। तो समझ रहे हो ना आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अब पता नहीं कौटिल्य था या नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य शासन बना, वो उसने कैसे साम्राज्य लाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें मतभेद मिलता है कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने आज इंडिका के बारे में पढ़ा। तो इंडिका के बारे में ये कहा गया है। अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी चाहिए, आपको विस्तार से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपको अमेज़न के में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको बाय भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज में पढ़ना है, मैंने यहाँ से मेन पॉइंट उठाए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेहनत करना। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।